नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई एक ऐसी कविता है जिसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन का जो शोषण तंत्र था उसका बड़ा बारीकी से विश्लेषण किया है कि अंग्रेज़ों के शासन के समय स्वतंत्रता सेनानियों को किस प्रकार से जेल में डाल दिया जाता था और उनको अपराधियों के साथ, चोर उचक्कों के साथ बंद करके रखा जाता था और वहाँ पर अनेक तरह की यातनाएं दी जाती थी। इस कविता के माध्यम से भारतीय आत्मा कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी ने यह भी बताया है कि उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जेल में बंद थे, वो अंग्रेज़ों के अत्याचारों के आगे झुके नहीं, बल्कि उनका हौसला बुलंद हुआ और इसी बुलंद आवाज़ को, अंग्रेज़ी शासन के अत्याचारों को उन्होंने कैदी और कोकिला में वाणी दी है। तो सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप देख रहे हैं, उनकी तस्वीर सामने है, गांधी की टोपी पहनी हुई है, गांधीवादी, और लग रहा है एक छोटा सा चित्र हमारे सामने है, लेकिन वो चित्र बयान कर रहा है कि ये अपने समय में आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे और इनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इनका जन्म 4 अप्रैल सन 1889 ईस्वी को हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हुई। जन्म स्थान, इनका जन्म होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी और ये प्रखर संपादक, शुरू में इन्होंने अध्यापक की नौकरी की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़ दी और ये गांधी जी के साथ जुड़ गए। सत्याग्रह, सविनय विज्ञानोत्तोलन, इनसे जुड़े। अपने प्रखर कविताओं के माध्यम से इन्होंने देशभक्ति की, देश की आज़ादी की आवाज़ उठाई और प्रभा व कर्मवीर नामक समाचार पत्रों का, पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। और इस सब में इन्होंने अपनी कविताओं में, अपने संपादन कार्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया। और जो इनकी शैली थी, क्योंकि इनकी कविताओं में आज़ादी की बातें हुआ करती थी, तो शैली जो इनकी थी बड़ी ओजपूर्ण और भावात्मक थी। अब कविता पढ़ते हैं। सबसे पहले कविता का परिचय कि इस कविता में, यानी कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है और यह कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य यानी प्रमाण प्रस्तुत करती है। इस कविता से पता चलता है, एक प्रमाण मिलता है कि उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कैद थे, उनके साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार, उनको यातनाएं दी गई थी। इस कविता में जो कवि ने कविता लिखी है, इस समय वो जेल में हैं और जेल में बैठकर ही उन्होंने इस कविता की रचना की है। कवि जेल में हैं, एकाकी हैं और उदास है। एकाकी मतलब अकेले हैं। अचानक उनको कहीं से कोयल के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कहते हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि का ये कौशल होता है कि वो अपनी, जो उनके मन में जो चल रहा होता है, उसको वो अपनी कविता के माध्यम से लिख कर व्यक्त करते हैं। तो उन्हें एक माध्यम मिला, कोयल, जो आधी रात को बोल रही है। कवि क्यों जग रहा है? कवि जग रहा है अपने देश की चिंता में, अपने देश को आज़ाद करवाने की चिंता में, अपने देश की परिस्थिति की चिंता में। अचानक कोयल बोली, उसको लगा, कहते सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। कवि को लगा कि जिस प्रकार से वह उदास है, देश की आज़ादी को लेकर वह दुखी है, हो सकता है कोयल को भी वैसा ही कोई दुख हो। बस यही भूमिका बनाकर कवि इस कविता को लिखता है। कवि कहता है, क्या गाती हो
क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। कवि को लगता है कि जो ये कोयल बोल रही है ये किसी का संदेश लेकर आई है, क्योंकि कवि जेल में बंद हैं और जो इनके साथी क्रांतिकारी हैं वो जेल से बाहर हैं। अब कुछ लोग जेल के अंदर, कुछ लोग जेल से बाहर, और योजनाएं कैसे बने देश की आज़ादी की, इसी सोच में कवि बैठे थे। अचानक कोयल का आवाज़ सुनाई दिया तो क्या कहते हैं कि कोयल तुम क्या गाती हो और गाते गाते क्यों रुक जाती हो। रह जाती हो मतलब क्यों रुक जाती हो। कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते क्यों रुक जाती हो, जरा बताओ तो। क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो, और अगर संदेशा लेकर आई हो तो तुम किस का संदेशा लेकर आई हो और क्या संदेशा लेकर आई हो कोकिल बोलो तो। ये कवि ने अनुमान लगाए हैं कि कोयल क्यों बोल रही है, उसका कारण कि क्या कारण है कि कोयल बोले। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाया कारण का, कि शायद वो किसी क्रांतिकारी का संदेश लेकर आई है। अब वो अपनी मन की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको व्यक्त कर रहा है अगली पंक्तियों में। कवि कोयल से कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलीमा मैं जगी क्यों आली। आली, यहाँ पर कवि कोयल को आली कहकर, यानी उसको सखी कह रहा है। अब अपनी मन की बातें बता रहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेर, जो जेल है, जेल की का वर्णन इसमें कवि ने किया है कि हम लोग जो हैं क्रांतिकारी हैं, जेल के अंदर बंद हैं और जेल की दीवारें ऊंची ऊंची हैं, और इस जेल में हमें डाकू चोर लुटेरों के साथ रखा गया है, और अपराध उनका कोई नहीं है क्योंकि वो तो देश को आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर उस अपराध में आए गए थे। तो क्या कहते हैं कवि कि जेल की दीवारें ऊंची ऊंची हैं और वहाँ पर अंधेरा है, और उन्हें डाकू चोरों लुटेरों के साथ रखा गया है, और जेल में उन्हें पेट भरकर खाना नहीं मिलता, और हम तड़फ कर रह जाते, हमें वो मरने भी नहीं देते। यानी हमारे जीवन पर दिन रात कड़ी निगरानी रखते हैं, ना हम जी सकते हैं ना हम मर सकते हैं। शासन है, वो कहते हैं ये अंग्रेजों का शासन है या अंधकार का प्रभाव है। जिस प्रकार अंधकार के प्रभाव से हमें कुछ नज़र नहीं आता, ध्यान से सुनना बच्चों, शासन, अंग्रेजी शासन की तुलना यहाँ अंधकार से की गई है। तम का अर्थ है अंधकार, तो कहते हैं कि ये अंग्रेजों का शासन है या अंधकार है, अंधकार का प्रभाव है, कि जिस प्रकार अंधकार में कुछ सूझता नहीं है, उसी प्रकार अंग्रेजों के शासन में यहाँ जेल में बंद होकर हमें कुछ नहीं सूझ रहा है कि हम क्या योजनाएं बनाएं, अपने देश को किस प्रकार से आज़ाद करवाएं। हिमकर, हिमकर का अर्थ है यहाँ पर चंद्रमा, हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अभी कहता है कि चंद्रमा था और चंद्रमा भी निराश करके चला गया। अब चंद्रमा तो दिखता है फिर छिप जाता है, बादलों में छिप गया होगा, तो कहते हैं चांद भी अब निराश करके चला गया है और ये रात बिल्कुल काली है। और इस काली रात में हे सखी तू क्यों जग रही है। आली का अर्थ है यहाँ पर सखी। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाले से, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाले से। जिस प्रकार से हमें कोई पीड़ा होती है, कोई दर्द होता है शरीर में, तो रह रहकर हमें वो दर्द की पीड़ा होती है। शरीर में जब कोई कष्ट होता है तो अचानक से हम हल्का हल्का हुक होता है, रह रहकर पीड़ा उठ रहा। वेदना बोझ वाली सी, कि तुम जैसे किसी कष्ट के बोझ से दबी हुई हो, इस प्रकार अचानक क्यों हुक पड़ी हो। वेदना कष्ट, किसी कष्ट के, किस प्रकार का कष्ट। कभी तो यही सोच रहा है कि इसको भी जो है देश की आज़ादी को आज़ाद करवाने का कष्ट है। ये जो अंग्रेज़ों का शासन है इसमें ये भी कष्ट को अनुभव कर रही है। तो कहते हैं किसी कष्ट के बोझ से दबी हुई की भांति अचानक तुम क्यों हुक पड़ी हो, क्यों बोल पड़ी हो, तुम्हें रह रहकर क्या पीड़ा हो रही है कोकिल जरा बताओ तो। क्या तुम मृदुल वैभव कीमती खजाना, मृदुल का अर्थ वैसे कोमल होता है, और यहाँ पर मृदुल वैभव शब्द का कवि ने क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि जो कोयल है वो पेड़ों पर रहती है और पेड़ प्रकृति का एक पार्ट है, और प्रकृति अपने आप में एक खजाना है। वैभव का अर्थ खजाना,
और मृदुल इसलिए प्रकृति कोमल होती है, इसलिए यहाँ पर मृदुल के कोमल शब्द आया है, लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे कीमती खजाना। क्या तुम किसी कीमती खजाने की रखवाली कर रही थी और उसको किसी ने लूट लिया जो तुम अचानक बोल पड़ी हो। अब यहाँ पर दो कारण समझ में आए, अनुमान लगाया कवि ने। क्या तुम किसी कष्ट के बोझ के नीचे दबी हुई हो जो अचानक दर्द में चीख पड़ी हो। क्या तुम किसी कीमती खजाने की रखवाली कर रही थी और उस कीमती खजाने को किसी ने लूट लिया जो तुम अचानक बोल पड़ी हो। अब यहाँ पर दो संकेत हैं मृदुल वैभव, क्योंकि अंग्रेज हमारे खजाने को लूट रहे थे, हमारे देश के खजाने को लूट रहे थे। और दूसरा, जो कोयल रहती है वो प्रकृति के पेड़ों पर रहती है, तो उसके लिए प्रयोग होता है। अब कवि का मन कवि ही जाने कि वो अपनी किस वेदना को किन शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। तो दो बातें इसमें सामने आई हैं। कवि कहता है क्या तुम्हें कोई कष्ट है और उस कष्ट के बोझ के नीचे दबी हुई हो और अचानक तुम चीख पड़ी हो, रह रहकर वो कष्ट तुम्हें सता रहा है। या तुम किसी कीमती खजाने की रखवाली कर रही थी और उसको किसी ने लूट लिया है। कोकिल जरा बताओ तो क्या हुई बावली, या फिर तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो, जो आधी रात को तुम चीख रही हो। या तुमने दावानल की ज्वाला, दावानल होता है जंगल की आग, या तुमने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है और तुम आधी रात को बोल बोल कर सबको सूचित कर रही हो। अब कवि के जो कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है क्योंकि इन शब्दों की रिक्वायरमेंट है, इन शब्दों की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कवि के मन में आक्रोश है, कवि के मन में दुख है। दावानल जंगल की आग, यहाँ जंगल की आग क्रांति की आग, कि उसने भी देश में क्रांति की आग को देख लिया है। क्रांति की आग की लपटें जो हैं वो पूरे जंगल यानी पूरा देश, यानी क्रांति की आग की लपटें पूरे देश में दिखाई दे रही हैं। और जहाँ पर नहीं किसी को पता है उसको भी कोयल सूचित कर रही है। यानी एक तरह से कवि को लग रहा है कि ये जो कोयल है ये बोल कर सबको आज़ादी के लिए प्रेरित कर रही है, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो इन 8 पंक्तियों का एक बार दोबारा बताते हैं। कवि कहता है क्या तुम्हें कोई कष्ट है और उस कष्ट के बोझ से तुम दबी हुई हो जो अचानक तुम चीख पड़ी हो। या तुम किसी कीमती खजाने की रखवाली कर रही थी और उस खजाने को किसी ने लूट लिया है। कोकिल जरा बताओ तो क्या तुम बावली हो गई हो जो आधी रात को इस प्रकार से चीख रही हो। या तुमने जंगल में लगी आग की लपटों को देख लिया है और तुम सबको सूचित करना चाहती हो। कोकिल जरा बताओ तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। अब कवि क्या कहता है, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि हमने जंजीरों का गहना पहन रखा है, यानी हम हथकड़ियों में जकड़े पड़े हैं। और हम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों कहें, ये तो ब्रिटिश राज द्वारा दिया गया गहना है। अब कवि यहाँ पर हथकड़ियों को गहना क्यों कहता है, क्योंकि गहने जो होते हैं पुरस्कार स्वरूप मिलते हैं, वो गौरव का प्रतीक होते हैं। तो ये जो हथकड़ियाँ हैं ये कवि का मानना है कि ये उन्हें आज़ादी की लड़ाई के बदले पुरस्कार स्वरूप मिली हैं। तो वो इन हथकड़ियों को पहनकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि वह देशभक्ति का कार्य कर रहा है। कोल्हू का चर्रक जो जीवन की तान, अब इसमें यातनाओं का जिक्र है, कुछ यातनाओं का जिक्र पहले आया था और कुछ इसमें है। कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। कहते हैं कि हमें कोल्हू के बैल की तरह, जैसे कोल्हू में बैल होता है, हमें कोल्हू में जोता जाता है और उसको चलाते समय, कुएं से पानी निकालते समय जो चूँ चूँ की आवाज़ आती है वही हमारे जीवन का संगीत बन चुका है। और हमें पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर हमारी उंगलियों पर जो निशान पड़ गए हैं वो हमारे प्रशंसा गीत हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, जुआ होता है पेट पर एक लकड़ी बांधी जाती है बैलों के। तो ये जो लकड़ी थी जो बैलों पर बांधी जाती थी, ये उन स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में बंद हैं उनको बांधकर उनको से पानी निकलवाया जाता है, कोल्हू चलवाया जाता है। तो कहता है मेरे उस पर जो मैं मोट खींचता हूँ, मेरे पेट पर जुआ बंधा हुआ है और ऐसा करके मैं कुएं का पानी नहीं निकाल रहा बल्कि मैं ब्रिटिश शासन की अकड़ रूपी कुएं को खाली कर रहा हूँ। क्योंकि कवि कहता है कि हम झुकेंगे नहीं। क्रांतिकारी जो थे वो अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने भीख नहीं मांगी कभी भी, जो भी उन पर अत्याचार किए उन्होंने उनको सहा और अंततः देश को आज़ाद करवाया।
दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डा रही आली। अब कवि कहता है कि हम तो दिन में इसलिए नहीं अंग्रेज़ों के सामने रोते, हमारी जो करुणा है, जो दुख है, वो अंग्रेज़ों के सामने हम व्यक्त नहीं करना चाहते। तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, जो तुम इतनी रात को गजब ढा रही हो, यानी इस आवाज़ में चीख रही हो, बोल रही हो? क्या तुम भी दिन में रोना नहीं चाहती? क्या तुम्हें भी देश की स्वतंत्रता का दुख है? इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कहते हैं जो शांत समय है, क्योंकि सब सोए हुए हैं और अंधकार को चीर कर तुम इस तरह क्यों रो रही हो, कोकिल जरा बताओ तो। तुम चुपचाप मधुर विद्रोह, यहाँ पर क्रांति की लड़ाई को मधुर विद्रोह नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि जो क्रांति फैली हुई है उसका जो परिणाम होने वाला है वो बड़ा ही मधुर रहने वाला है, बड़ा ही अच्छा रहने वाला है, आज़ादी मिलने वाली है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई को मधुर विद्रोह का नाम दिया है कि तुम इस प्रकार चुपचाप आधी रात को मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, कोयल जरा बताओ क्यों तो। क्या तुम्हें भी स्वतंत्रता का दुख है? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। कवि क्या कहता है कि तू भी काली है और ये रात भी काली है। शासन के जो कार्य हैं, अंग्रेजी शासन के जो करतूते हैं, वो भी काले हैं, यानी भयावह हैं। उनकी सोच, उनकी कल्पना, सब कुछ काली है, दुख देने वाली है। और जिस काल कोठरी में मुझे बंद किया गया है वह भी काली है। मुझे जो टोपी दी गई है वो भी काले रंग की है, मुझे जो वस्त्र दिए गए हैं, कंबल दिया गया वो भी काला है, और मैं काले रंग की लोह श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ हूँ। और पहरेदार जो है वो, उनकी जो हुंकार है वो सरपनी की तरह भयंकर है, सरपनी की फुंकार की तरह वो भयंकर है, और वो हमें गालियाँ भी देती हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया है, और काली शब्द से एक चमत्कार उत्पन्न यहाँ पर हुआ है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, काला संकट सागर का है स्वतंत्रता का दुख रूपी सागर, गुलामी का दुख रूपी सागर, यानी पूरा देश गुलाम है। तो उसको कहा है कि जब सारा देश गुलाम है तो उस संकट रूपी सागर पर तुम मरने को उतावली क्यों हो रही हो, मदमाती मरने को उतावली क्यों हो रही हो, इतनी मस्त तुम क्यों हो रही हो। मदमाती कहते हैं ना मरने को, क्या तुम यहाँ मरने को आ गई, इस प्रकार का शब्द हम कई बार सुनते हैं। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को, यहाँ पर कवि की स्मृति में कोयल के गीत हैं, कवि के जो मस्तिष्क पटल पर हैं, याद में कोयल के गीत बड़े मधुर हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। क्योंकि जब कवि जेल से बाहर था, अच्छे दिन थे, तो इसी कोयल के गीतों से उसे सुबह सुबह कर्म में लग जाने की प्रेरणा मिलती थी। तो इसलिए कवि ने कोयल के गीतों को चमकीला कहा है कि तुम अपने चमकीले गीतों को इस दुख रूपी सागर पर नष्ट करने पर क्यों तुली हुई हो, तुम्हारे गीत तो लोगों के लिए प्रेरणा हैं। आज तुम इस संकट के समय में अपने गीतों को, प्रेरणादायक गीतों को नष्ट करने पर, तैरना होता है, हमने कोई सागर में एक कागज़ की कश्ती बनाकर तैरा दी, उसको वापस नहीं पकड़ सकते, वो तब चली जाएगी हमारी तरफ से, वो खत्म। तो इसीलिए यहाँ पर दुख रूपी गुलामी का संकट रूपी सागर, और उस पर वो गुलामी के माहौल में, गुलामी के परिवेश में वो गीत गा रही है, यानी वो अपने मधुर गीतों को नष्ट कर रही है। अब यहाँ पर तुलना हो रही है, कवि अपनी स्थिति की और कोयल की स्थिति की तुलना कर रहा। देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, बहुत साधारण है, तू हरे भरे पेड़ों पर घूमती है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरी किस्मत में तो ये काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तू पूरे आकाश में उड़ सकती है, संचार बसेरा होना, उड़ना, घूमना, तू पूरे आकाश में घूम सकती है, मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरी जो काल कोठरी है वो बहुत ही छोटी है, यही मेरा संसार है, यहीं पर मुझे रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, तू जब गाती है तो तुझे वाह वाह मिलती है, प्रशंसा मिलती है। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं अगर रोता भी हूँ तो उसे अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कोयल तू तेरी और मेरी स्थिति में अंतर देख, विषमता अंतर,
इतना अंतर है तेरी और मेरी स्थिति में, फिर भी तू युद्ध का बिगुल बजा रही है, मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस हुंकृति पर, तू जो मुझे युद्ध का बिगुल बजाने के लिए प्रेरित कर रही है, इस हुंकार पर मैं अपनी कृति से यानी अपनी कविता से, अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी कविता उसने लिख दी। मैं कविता, जो कवि है वो जेल में बंद होकर कविता ही लिख सकता है, तो मैं अपनी कविता से क्या कर सकता हूँ कोयल बताओ तो। मोहन के व्रत पर, ध्यान देना बच्चों, मोहन यहाँ पर गांधी जी के लिए आया, मोहनदास करमचंद गांधी, कि गांधी जी ने जो आज़ादी का संकल्प लिया है, उस संकल्प को प्राणों का आसव किस में भर दूं, उस संकल्प को किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं, यानी वो आज़ादी की भावना किसके अंदर प्राणों के रूप में भर दूं, कोयल बोलो तो। यानी किस प्रकार से मैं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आज़ादी की भावना को उनके प्राणों के रूप में भर दूं, कि वो सांस लें तो सांस सांस में आज़ादी का संकल्प हो। तो इस प्रकार कवि ने अपनी जो व्यथा है कोयल के साथ साझा की है, और साथ ही बड़ी सुंदरता से, बड़े स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस समय की जेल में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन किया है। और वह अपनी कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ करना चाहता है, और कवि ने ये किया भी था। तो बच्चों आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप थोड़ा सा देखते हैं, ये दो चित्र हमारे सामने हैं, और ये एक डाक टिकट आपको नज़र आ रही है। भारत सरकार ने इनके ऊपर 1977 में डाक टिकट भी चलाई थी, ये आप देख रहे हैं। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और ध्यान से वीडियो को 2 बार करके 3 बार करके देखें। बहुत ही आसान कविता है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। और इसके जो कठिन शब्द या कुछ इसके बारे में हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, उसको भी अवश्य देख लें। धन्यवाद।